बेटा अभी तक हम लोगों ने जितनी चीजें पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 10 की डेफिनेशन को अगर चेक किया जाए तो उस डेफिनेशन में क्या कहा गया है, साफ तौर से बोला गया है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट if they are made by free consent, competent parties, lawful consideration, lawful object and they are not declared to be void. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कैरी किया था कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस तक की चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली है। नेक्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर है सेक्शन 11 कॉम्पिटेंट पार्टीज। लिखिए, उसे कई तरह से आप लिख सकते हो, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज लिख सकते हो, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज लिख सकते हो या कॉम्पिटेंट पार्टीज लिख सकते हो। कॉम्पिटेंट पार्टीज या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज बेटा रिटर्न करो, लिखो, बुक मत सर्च करो, कोई मतलब नहीं है बुक सर्च करने का, आप लिखो कॉम्पिटेंट पार्टीज या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, योग्य पक्षकार, कॉम्पिटेंट पार्टीज। अंडर सेक्शन 11 क्या कहता है बेटा, एक्ट का सेक्शन 11 में साफ तौर से मेंशन किया गया है, एकदम क्लियर कट बताया गया है कि कौन कौन से पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंट है, कौन से ऐसे इंडिविजुअल पर्सन है जिनमें कॉम्पिटेंसी होती है, जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो वो कौन कौन से पर्सन है वो सेक्शन 11 में मेंशन किया गया है, क्लियरली बताया गया है कि अगर वो पर्सन जो कि एक्ट के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंट है अगर एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो एग्रीमेंट लॉफुली कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो है कौन से, तो उसमें कहा क्या गया है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है अगर वे मेजर है, साउंड माइंड है और डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ नहीं है। कहने का मतलब 3 ऐसी कैटेगरीज है जिसमें कॉम्पिटेंसी को डिफाइन किया गया है। पहला क्या है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर करने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए पहली एलिजिबिलिटी क्या कही गई है कि जो पर्सन, जो इंडिविजुअल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करने का मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन ऑफरर एंड ऑफरी है या प्रोमिसर एंड प्रोमिसी है, उन दोनों का मेजर होना जरूरी है, वो दोनों मेजर होने चाहिए, वो दोनों वयस्क होने चाहिए। अब बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब क्या है, किसे आप मेजर कहोगे, आप किसे आप माइनर कहोगे। तो ऐसे पर्सन जो मेजर हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे पर्सन जो साउंड माइंड हैं, जो साउंड माइंड है, जिनमें व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट्स के बीच के डिफरेंस को क्लियर करने की कैपेसिटी है, उसे आप क्या कहते हो, साउंड माइंड कहते हो। तो ऐसे पर्सन जो मेजर है, जो साउंड माइंड है और जिन्हें एक्ट में डिस्क्वालिफाइड नहीं किया है। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो साउंड माइंड भी होते हैं, मेजर भी होते हैं, बट क्लियरली मेंशन किया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से अभी हम लोग चैप्टर में चेक करेंगे। यहां पर अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। तो लिखो बेटा, एक्ट की डेफिनेशन लिखो। Capacity refers to the competency
Capacity refers to the competency of parties to make a contract. To make a contract. It is one of the essential elements. It is one of the essential elements to form of valid contract. To form of valid contract. वैध अनुबंध के निर्माण के लिए, वैध अनुबंध के निर्माण के लिए पक्षकारों का योग्य होना आवश्यक है। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए पक्षकारों का योग्य होना आवश्यक है। According to section 11 of the Indian Contract Act, every person is competent to contract who is attained the age of majority, who is attained the age of majority according to law, which he is subject, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting, from contracting by any law to which he is subject. अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने योग्य है, प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने योग्य है यदि वह वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का है और उसे किसी भी अधिनियम में अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, उसे किसी भी अधिनियम में अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। क्या रहे हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर चेक करें, डेफिनेशन के अनुसार अगर देखें तो डेफिनेशन में क्लियरली कहा गया है कि एवरी पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे पर्सन अनुबंध बनाने के योग्य हैं इफ, यदि वो मेजर है, साउंड माइंड है और डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ नहीं है। इसका मतलब कहने का क्या है बेटा कि अकॉर्डिंग टू एक्ट ऐसे एग्रीमेंट जो माइनर बनाते हैं, जो अनसाउंड माइंड बनाते हैं, जो डिस्क्वालिफाइड पर्सन बनाते हैं, वो सारे के सारे एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, बेकार है, उनकी हमारे लॉ में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे एग्रीमेंट जिसकी पार्टीज माइनर होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट जो अनसाउंड पार्टीज के थ्रू बनाए जाते हैं, या ऐसे एग्रीमेंट जिसको डिस्क्वालिफाइड पर्सन बनाते हैं, वो सारे के सारे एग्रीमेंट क्या होते हैं? नल एंड वॉइड होते हैं, उनकी हमारे लॉ में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो लिखो बेटा इसी में, अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन,
according to above definition, every person is competent to contract. Every person is competent to contract डैश करके लिखना, सभी व्यक्ति अनुबंध करने योग्य हैं यदि डैश करके लिखना, डैश करके लिखना, हैज अटेंड टू एज ऑफ मेजॉरिटी, डैश करके मार्क लगाना, पॉइंट मत लिखना, मार्क लगाना, मार्क लगा के लिखना, अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड, सेकंड लिखना साउंड माइंड, लास्ट लिखना इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, by any law to which he is subject. डैश करके लिखना वयस्क, स्वस्थ मस्तिष्क, सेकंड स्वस्थ मस्तिष्क, और लास्ट अयोग्य घोषित ना किया गया हो। अब बात ये आती है बेटा, हु इज मेजर या हु इज माइनर। आप किसे मेजर कहोगे, किसे माइनर कहोगे? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिस इज मेजर, दिस इज माइनर, ये मेजर है, ये माइनर है, इसका आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे? तो इसके लिए लॉ में मेंशन किया गया है क्या? अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी एक्ट, मेजॉरिटी एक्ट के अनुसार उसमें क्लियरली बताया गया है मेजॉरिटी एक्ट में कि कोई भी पर्सन जिसने 18 ईयर कंप्लीट कर लिया है, मतलब कहने का है कि अबव 18 ईयर को आप क्या कहोगे? मेजर कहोगे, और बिलो 18 ईयर को क्या कहोगे? माइनर कहोगे। पूरी डेफिनेशन इसी चीज पर बेस है कि जो इंडिविजुअल पर्सन मोर देन 18 ईयर के होते हैं वो क्या होते हैं? मेजर होते हैं। जो इंडिविजुअल पर्सन लेस देन 18 ईयर होते हैं वो क्या होते हैं? माइनर होते हैं। तो जिसकी एज 18 ईयर कंप्लीटेड है वो क्या है? मेजर है, और जिसकी एज 18 ईयर से कम है वो क्या है? माइनर है। तो एक्ट में कहा क्या गया है कि वो इंडिविजुअल पर्सन जो मेजर है, अगर वो एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो एग्रीमेंट वैलिड होता है। वो इंडिविजुअल पर्सन जिसकी एज 18 ईयर से कम है, अगर वो एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट होता है, नल एग्रीमेंट होता है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इतने तक कोई दिक्कत? क्लियर है? कुछ ऐसे बेटा स्पेशल कैटेगरीज है, कुछ ऐसे स्पेशल सेगमेंट हैं जहां पर एज ऑफ मेजॉरिटी 18 की जगह 21 मानी गई है। कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें लीगली एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ना होकर 21 हो। एनी आइडिया कहां पर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपकी मैरिज एज का कोई मैटर नहीं करता। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, हम लॉ पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर
मेजॉरिटी एज 18 की जगह 21 मानी गई है, वो कौन सी है? एनी आइडिया? स्पेशल चाइल्ड होते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ स्पेशल चाइल्ड? मतलब ठीक से समझ नहीं पाते बोलने। नो नो, वो कैटेगरी नहीं है बेटा। होता क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसे कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड्स की कंडीशन कहा जाता है। अब बात आती है कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड्स होता क्या है। कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड्स क्या है बेटा? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी भी माइनर के बोथ पेरेंट्स, किसी भी माइनर के बोथ पेरेंट्स का मतलब मदर एंड फादर दोनों की बात कर रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें माइनर के पेरेंट्स की, मदर एंड फादर बोथ की डेथ हो जाती है, तो आफ्टर डेथ उसके राइट्स को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए माइनर्स की सारी एसेट को कोर्ट के प्रोटेक्शन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कब तक के लिए? एज ऑफ 21 के लिए। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट एज अ प्रोटेक्टर काम करता है उस माइनर के लिए। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड्स की सिचुएशन कहते हैं। कोर्ट एक ऑर्डर देता है कि जब तक ये माइनर मेजर नहीं हो जाता तब तक उसके सारे के सारे राइट, सारे के सारी एसेट किसके अंडर में होगी? कोर्ट के पोजीशन में होगी। और जैसे ही वो एज ऑफ 21 ईयर कंप्लीट कर लेता है, कोर्ट उसे उसका पोजीशन वापस दे देता है। तो इस सिचुएशन में मेजॉरिटी एज क्या मानी गई है? 21 हुई। एक्सक्लूडिंग दिस सिचुएशन, बाकी के सारे केसेस में आपकी मेजॉरिटी एज क्या है? 18 ईयर है। बट कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड्स की सिचुएशन में आपकी मेजॉरिटी एज क्या है? 21 ईयर है। क्लियर? कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है बेटा कि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपने राइट्स को, अपने बेनिफिट्स को, अपने लॉसेस को आइडेंटिफाई कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी एसेट का, उनके राइट्स का मिसयूज ना हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ में ये प्रोविजन मेंशन किया गया है कि ऐसे माइनर्स जिनके पेरेंट्स की, मदर एंड फादर बोथ की डेथ हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में उनकी मेजॉरिटी एज कितनी मानी गई है? 21 ईयर मानी गई है। कोई दिक्कत? चलो पहला सिचुएशन हम लोग, बेटा फादर उससे मतलब नहीं है, डिसेबिलिटी एक्ट में मेंशन नहीं है। डिसेबिलिटी एक्ट में मेंशन नहीं है। डिसेबिलिटी कहां जाएगी? अनसाउंड माइंड में जाएगी। डिसेबिलिटी कहां जाएगी? अनसाउंड माइंड में जाएगी। डिसेबिलिटी माइनर एंड मेजर की कैटेगरी में नहीं आती। माइनर एंड मेजर की कैटेगरी क्या आती है? एज आती है। तो एज का आइडेंटिफिकेशन कहां पर किया गया है? 18 ईयर या 21 ईयर में किया गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू एक्ट चेक करते हैं, एज ऑफ मेजॉरिटी। लिखो एज ऑफ मेजॉरिटी, वयस्कता की आयु, एज ऑफ मेजॉरिटी। इन इंडिया एज ऑफ मेजॉरिटी is regulated by the Indian Majority Act 1875. Indian Majority Act 1875. In India, age of majority is regulated by the Indian Majority Act 1875. 1875. Every person domiciled in India, every person domiciled in India attend the age of majority, attend the age of majority
on the completion of 18 year of age and not before. भारत में वयस्कता की सीमा वयस्कता अधिनियम 1875 के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। अधिनियम के अनुसार कोई भी भारत का निवासी जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है उसे वयस्क कहा जाता है। इसके बाद लिखो बेटा, लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट। लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट और करके लिखना, पोजीशन ऑफ माइनर्स। कई जगह कभी कभी आपसे प्रोविजन ऑफ माइनर्स पूछते हैं, पोजीशन ऑफ माइनर्स पूछते हैं, और कई जगह आपको लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स पूछते हैं। अव्यस्क संबंधी नियम। उसमें पहला पॉइंट लिखना बेटा, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज कंप्लीटली नल एंड वॉइड। अव्यस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्ण रूपेण व्यर्थ होता है। अव्यस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्ण रूपेण व्यर्थ होता है। क्लियरली एक्ट में मेंशन है बेटा कि अगर माइनर कोई एग्रीमेंट करता है मेजर के साथ तो वो वॉइड है, बट अगर मेजर कोई एग्रीमेंट माइनर के साथ करता है तो भी वो वॉइड है। मतलब एग्रीमेंट की कोई भी पार्टीज, वो चाहे ऑफरर हो, वो चाहे ऑफरी हो, वो चाहे प्रॉमिसर हो या प्रॉमिसी हो, बोथ पार्टीज में से अगर कोई पार्टी माइनर होती है तो वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड होता है, वो कंप्लीटली वॉइड होता है, उसका रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो मिस्टर ए है माइनर, मिस्टर ए एक माइनर पर्सन है जिन्होंने अपनी एसेट को मिस्टर बी के पास मॉर्गेज कर दिया। एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्गेज? मॉर्गेज का मतलब क्या होता है बेटा? लीज नहीं होता। मॉर्गेज का मतलब होता है अपनी एसेट को एज अ सिक्योरिटी किसी अदर पर्सन के पास रखकर उससे लोन लेना मॉर्गेज कहलाता है। तो आपने जनरली आपकी टर्मिनोलॉजी में आता है प्लज, बट प्लज एंड मॉर्गेज बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। प्लज में क्या होता है, अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप किसी के पास रखते हो और उससे लोन लेते हो तो उसे आप गिरवी कहते हो, उसे प्लज बोलते हो।
बट जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के पास एज अ सिक्योरिटी रखते हो और उसके बदले में पैसा लेते हो तो उसे क्या कहते हो? मॉर्गेज कहते हो। जैसे आपने किसी के पास अपनी बिल्डिंग रख दी, आपने किसी के पास अपनी लैंड रख दी, आपने किसी के पास अपनी एग्रीकल्चर फील्ड रख दी और उससे लोन ले लिया, तो ये क्या है? मॉर्गेज है। एस मॉर्गेज की सिचुएशन में क्या चीज रखी जाती है? पेपर। मॉर्गेज ऑलवेज प्रॉपर्टी का पेपर का किया जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि बिल्डिंग आप किसी को उठा के दे देते हो, नहीं, आप क्या देते हो? उसकी ओनरशिप पेपर देते हो। जबकि प्लज में क्या होता है? आप एसेट दे देते हो। जैसे मान लो आपने ऑर्नामेंट किसी के पास रखा है, गहने रखे हैं, तो आप गहने दे देते हो उसे और उसके बदले पैसा लेते हो। तो प्लज क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी का किया जाता है और मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का किया जाता है। तो मिस्टर ए एक माइनर है जिन्होंने अपनी बिल्डिंग को मिस्टर बी के पास मॉर्गेज कर दी 20,000 रुपीज में। मिस्टर ए ने अपनी एसेट को मिस्टर बी के पास 20,000 रुपीज में मॉर्गेज कर दिया। क्लियर? मिस्टर बी ने मकान का पेपर होल्ड कर लिया और उन्हें 20,000 रुपए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। कुछ समय बाद टाइम लैप्स होने पर ड्यू डेट पर मिस्टर बी मिस्टर ए से 20,000 की डिमांड करते हैं। मिस्टर ए उसको देने से मना कर देते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती, वो पैसा नहीं दे पाते हैं। मिस्टर बी तो उनसे कहते हैं कि आप हमें पोजीशन दीजिए इस बिल्डिंग का, वो पोजीशन देने से भी मना कर देते हैं। तो मिस्टर बी मिस्टर ए के ऊपर सूट फाइल कर देते हैं, केस कर देते हैं। क्या लॉफुली मिस्टर ए मिस्टर बी को 20,000 रुपीज या इस बिल्डिंग का पोजीशन देने के लिए लायबल है? नहीं लायबल है। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है कि मिस्टर ए एक माइनर है और माइनर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी क्रिएटेड। माइनर्स की ड्यूटी क्रिएट नहीं होती है, माइनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। इसीलिए माइनर्स और मेजर के बीच में बनाया गया एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, जिससे लॉफुली कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो। जैसे जब ए ने क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो माइनर था और जब उन्होंने पैसे का डिमांड किया था वो मेजर हो गया है। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन एज ऑफ मेजॉरिटी चेक होती है। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस एज ऑफ मेजॉरिटी नहीं चेक होती है। जब एग्रीमेंट बनाया गया था तब आप मेजर होने चाहिए। डजंट मैटर कि आप कंप्लीट होने परफॉर्मेंस के टाइम में आप मेजर है कि माइनर है। ऐसा थोड़ी ना कि आपने बनाते समय आप माइनर थे तो बना लिया और परफॉर्मेंस के टाइम पे मेजर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो गई। नहीं, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन दोनों पार्टीज का मेजर होना कंपल्सरी है, तभी एग्रीमेंट वैलिड होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नो रेटिफिकेशन ऑफ अटेंडिंग मेजॉरिटी। अभी अभी जो आपने क्वेश्चन किया है उसी का आंसर है। नो रेटिफिकेशन ऑफ अटेंडिंग मेजॉरिटी। अवयस्क का वयस्क होने पर पुष्टिकरण संभव नहीं। नो रेटिफिकेशन अटेंड ऑफ मेजॉरिटी। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेंडिंग मेजॉरिटी। अवयस्क का वयस्क होने पर पुष्टिकरण संभव नहीं। अभी जैसे कि क्वेश्चन इन्होंने इसी एग्जांपल में क्वेश्चन किया था कि मान लीजिए ए पे मॉर्गेज करते समय मेजर थे, माइनर थे और कुछ समय बाद ये मेजर हो गए, तो क्या इस एग्रीमेंट का रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है? इस एग्रीमेंट को क्या हम रेक्टिफाई कर सकते हैं? इस एग्रीमेंट को क्या हम कन्वर्ट करा सकते हैं? नहीं। एक्ट कहता है कि एज ऑफ मेजॉरिटी कब कंपल्सरी है? एट द टाइम ऑफ क्रिएशन।
ऐसा नहीं पॉसिबल है कि क्रिएशन के टाइम पे माइनर पार्टी का आफ्टर सम टाइम मेजर हो जाने पर कन्वर्जन हो सकता है, रेटिफिकेशन हो सकता है। नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ माइनर एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड। माइनर का एग्रीमेंट रेटिफाइड नहीं हो सकता है किसी भी सिचुएशन में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखो पॉइंट। लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायित्व। कहने का क्या मतलब है बेटा? लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज का मतलब क्या है कि अगर माइनर अपनी नेसेसिटीज के लिए एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, बट किस लेवल तक वैलिड होगा चेक करते हैं। नेसेसिटीज में क्या चीजें आती हैं? वो बेसिक रिक्वायरमेंट, वो बेसिक थिंग्स जिसके लिए आपकी लाइफ सरवाइव करना बंद कर सकती है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि आपके लाइफ की सर्वाइविंग के लिए नेसेसरी है, उसे आप क्या कहते हो? नेसेसिटीज कहते हो। और नेसेसिटीज के लिए अगर माइनर्स एग्रीमेंट बनाते हैं या माइनर के बिहाफ कोई एग्रीमेंट बनाता है तो उसके लिए लायबिलिटी क्रिएट होती है कितने तक? जितने तक माइनर की एसेट होगी। पर्सनली माइनर्स लायबल नहीं होंगे। जैसे पर्सनली माइनर्स लायबल नहीं होंगे मतलब जैसे मिस्टर ए एक माइनर है और उन्होंने मिस्टर बी से अपनी नेसेसिटीज के लिए 20,000 बोरोड किया था और इनके पास एसेट है 15,000 की, तो इनकी लायबिलिटी कितने की क्रिएट होती है? बट क्लियरली मेंशन किया गया है नेसेसिटीज। नेसेसिटीज होना जरूरी है। अगर आप लग्जीरियस के लिए एग्रीमेंट करते हो तो लग्जीरियस के लिए माइनर लायबल नहीं होंगे। आप किसी माइनर्स की लग्जीरियस लाइफ के लिए, क्योंकि लग्जीरियस का कोई लिमिट नहीं होता है, लग्जीरियस कितना भी बढ़ा दो कम होता है, कंफर्ट का कोई लिमिट नहीं होता। तो अगर माइनर्स की नेसेसिटीज के लिए एग्रीमेंट किया गया है तो माइनर्स की प्रॉपर्टी उस एग्रीमेंट के लिए लायबल होगी। कोई दिक्कत? चेक करो आपने जो 3 प्रोविजन लिखे हैं उसमें कोई दिक्कत तो बोलो। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन लिखो, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन अभिभावक के द्वारा किया गया अनुबंध। अगर बेटा माइनर के पेरेंट्स, माइनर के गार्जियन, माइनर के अथॉरिटी होल्डर अगर माइनर के बिहाफ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट क्या होगा? वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि माइनर माइनर है, माइनर के पेरेंट्स माइनर नहीं है। तो अगर माइनर के लिए, माइनर के बिहाफ माइनर के पेरेंट्स या माइनर्स के अथॉरिटी होल्डर एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखो। माइनर्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। माइनर्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अव्यस्क दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता।
माइनर कैन नॉट बी इंटर्ड इन पार्टनरशिप। अवयस्क साझेदारी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। सम्मिलित नहीं किया जा सकता। entered in partnership. Minor cannot be become an agent. Minor cannot be become an agent. अवयस्क एजेंट नहीं हो सकता। ये तीनों पॉइंट को एक साथ चेक करते हैं। सबसे पहले लिखा है माइनर कैन नॉट डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, कोई आइडिया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी? एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जिसकी लायबिलिटी उसकी एसेट से ज्यादा हो जाती है और वो अपनी लायबिलिटी फुलफिल करने की कैपेबिलिटी में नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लॉ के थ्रू इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में उसके पास एसेट नहीं होती। ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जिसकी लायबिलिटी उसकी एसेट से ज्यादा होती है और वो अपनी लायबिलिटी फुलफिल करने में कैपेबल नहीं होता है, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं, उसे दिवालिया कहते हैं। माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब माइनर की लायबिलिटी ही नहीं होती है तो लायबिलिटी पे ऑफ करने की सिचुएशन क्रिएट कैसे होगी? माइनर की तो पहले प्रोविजन में हमने यही पढ़ा है ना कि माइनर्स की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। तो जब माइनर्स की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है तो माइनर्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकते हैं। इंसॉल्वेंट होने का प्रोविजन ही माइनर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है कि माइनर्स पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर्ड नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो कि माइनर है वो पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर इंटर्ड नहीं हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है, क्या कहा गया है कि अगर सारे के सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर कंसेंट में हो, फ्रीली एग्रीड हो, फ्री कंसेंट हो, सारे के सारे म्यूचुअली एग्रीड हो, तो कोई भी माइनर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए पार्टनरशिप फर्म में एज अ प्रॉफिट शेयरर हो सकता है, बट फर्म में पार्टनर नहीं हो सकता है। तो माइनर पार्टनर भी नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्यों? क्योंकि बेटा आपने पार्टनरशिप फर्म अगर पढ़ी है, पार्टनरशिप पढ़ी है, तो उसमें आपने देखा है ना कि सारे के सारे पार्टनर्स के इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वल ड्यूटीज होती है, लायबिलिटी होती है। सारे के सारे पार्टनर्स प्रॉफिट में शेयर लेते हैं, सारे के सारे पार्टनर्स लॉसेस में शेयर लेते हैं। तो अगर माइनर को हम पार्टनर बनाते हैं तो पार्टनर होने के कारण माइनर का लॉसेस में लायबिलिटी बनती है, जबकि माइनर्स लायबिलिटी ही क्रिएट नहीं होती तो माइनर्स पार्टनर नहीं बन सकता है। बट सारे के सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर के म्यूचुअल कंसेंट से किसी माइनर को फर्म में प्रॉफिट शेयरर बनाया जा सकता है, बट प्रॉफिट शेयर के साथ साथ उसे पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। कोई दिक्कत? इसके बाद आपने लिखा है बेटा माइनर्स कैन नॉट बिकम एन एजेंट। माइनर एक एजेंट नहीं हो सकता है। एजेंट क्या होता है बेटा? किसी इंडिविजुअल पर्सन की एब्सेंस को किसी अनदर पर्सन की प्रेजेंट से फुलफिल करना क्या कहलाता है? एजेंट कहलाता है। जो इंडिविजुअल पर्सन किसी अनदर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, किसी अनदर पर्सन का रिप्रेजेंट करना, किसी अनदर पर्सन को शो करना, क्या कहलाता है? एजेंट कहलाता है। और जो कि माइनर नहीं हो सकते। क्यों?
क्योंकि एजेंट की ईच एंड एवरी एक्टिविटीज के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। तो अगर एज अ माइनर एजेंट कुछ भी गलत करता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसका प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऐसे सिचुएशन में माइनर एजेंट नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? चेक करो फटाफट। माइनर सिचुएशन इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, नेक्स्ट लिखो। माइनर सिचुएशन इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी में अव्यस्त की स्थिति। माइनर्स की स्थिति, किसी कंपनी में बेटा माइनर शेयर होल्डर हो सकता है? किसी कंपनी में माइनर शेयर होल्डर हो सकता है? आराम से सोच के बताइए। किसी भी कंपनी में माइनर शेयर होल्डर्स नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स होने के लिए उसे कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बिफोर परचेजिंग या बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर आप क्या करते हो? एक फॉर्म फिल करते हो, बहुत लंबा प्रोसीजर, उसे फॉलो अप करते हो, इसके बाद आप शेयर परचेज करते हो। और किसी भी कंपनी में ओनर ऑफ द कंपनी, रियल ओनर ऑफ द कंपनी किसे कहा जाता है? शेयर होल्डर्स को कहा जाता है। तो कंपनी के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे के सारे ड्यूटीज के लिए कोई इंडिविजुअल पर्सन जो कि माइनर है वो लायबल नहीं हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में कंपनी के शेयर के लिए कोई भी माइनर शेयर होल्डर्स नहीं हो सकता। बट अगर कंपनी का फुली पेड अप शेयर है, टू टाइप्स के शेयर होते हैं, पार्टली पेड अप और फुली पेड अप, जिसके लिए शेयर वारंट इशू किया जाता है। कोई भी माइनर शेयर सर्टिफिकेट होल्डर नहीं हो सकता, बट कोई भी माइनर शेयर वारंट होल्डर हो सकता है। ऐसे शेयर जो फुली पेड अप है, ऐसे शेयर जो पूरी तरह से जिसकी कीमत दे दी गई है, फुली पेड अप शेयर के लिए माइनर शेयर होल्डर हो सकता है। कोई दिक्कत? जैसे मान लो किसी कंपनी के 10,000 का शेयर है जिसे मिस्टर एक्स ने परचेज किया था और 10,000 रुपीज कंपनी को पे कर दिया है, और इस शेयर को मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दिया, और वाई माइनर है। तो ऐसे सिचुएशन में माइनर शेयर होल्डर हुए किस शेयर के? फुली पेड अप शेयर के। बट अगर इसी जगह मिस्टर एक्स 8,000 रुपीज पे कर देते और 2,000 रुपीज अनपेड होता, तो इस शेयर के होल्डर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इनकी लायबिलिटी है और माइनर्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। इस ऐसी सिचुएशन में ये आपके शेयर होल्डर नहीं बन सकते हैं। कोई दिक्कत? एक बार चेक करो। माइनर्स सिचुएशन, माइनर्स पोजीशन, माइनर्स प्रोविजन, किसी प्रोविजन में, किसी सिचुएशन में कोई दिक्कत हो बोलो। कहीं कोई प्रोविजन, कहीं कुछ ऐसा जो आपको क्लमजी लग रहा हो, कुछ क्लियर नहीं हुआ हो, कुछ भी ऐसा? इसमें आपने एक पॉइंट लिखवाया है, अभिभावक के द्वारा किया गया। जैसे आप माइनर हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं, आपकी एजुकेशन के लिए, आपके फूडिंग के लिए, आपके एनीथिंग के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो आपके बिहाफ कर
आपके लिए कर रहे हैं, बट कर कौन रहा है? तो वो एग्रीमेंट क्या है? वैलिड है, वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं है। ऐसा नहीं कि माइनर इनकम्पिटेंट है, बट माइनर के बिहाफ एग्रीमेंट अगर किया जाता है तो एग्रीमेंट तो पेरेंट्स ही कर रहे हैं ना, माइनर के नाम। कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो बोलो। इसके बाद की चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्री कंसेंट होगा, डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ होगा। ठीक है।